जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, यानी कि जो पानी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, अगर उसे हम किसी बोतल या बर्तन में ढक कर रख दें और कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और पानी से बदबू भी आने लगता है, क्योंकि जो उसमें कीड़े मौजूद होते हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं और फिर उसमें से कुछ मरते भी जाते हैं और यही कारण होता है कि वो पानी कुछ दिनों में सड़ जाता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? तो इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अक्सर एक प्रॉब्लम होती है कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो इस वीडियो में मैं एक चित्र की मदद से अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है या फिर गोमुख से। तो हमारे हिसाब से गंगा न तो गंगोत्री से निकलती है और ना ही गोमुख से, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसके बाद आपके मन में ऐसा क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गंगा नदी छोटे छोटे नदियों से मिलकर बनती है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो सब छोटी नदियां कहां से बनती है और कहां से निकलती है। तो इन छोटी नदियों का निर्माण ग्लेशियर से होता है, जिसे हिंदी में हिमानी कहते हैं। तो पहले आप ये जान लें कि ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है। तो ग्लेशियर का निर्माण ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होता है, क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जमीन पर हमारे चारों तरफ कुछ न कुछ तो है ही, और जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो हमारे चारों तरफ और आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। जैसे दीवार, पेड़ पौधे इत्यादि सारे गर्म हो जाते हैं और इतना सारा पॉपुलेशन, तो जाहिर सी बात है कि जमीन पर गर्मी बढ़ी ही रहेगी। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम लोग आसपास के वातावरण को छोड़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम जमीन को छोड़कर आसमान की ओर बढ़ते हैं तो उसका टेम्परेचर में घटाव हो जाता है। और बात करें उत्तराखंड की, तो जहां से गंगा नदी का निर्माण चालू होता है वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हम सब तो जानते ही हैं कि हवा में नमी यानी कि पानी हमेशा मौजूद रहती है। हम लोग गर्मियों के मौसम में तो नहीं, पर ठंड के मौसम में हवा में मौजूद नमी को आसानी से देख सकते हैं। तो यही हवा में मौजूद नमी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराकर ग्लेशियर का निर्माण करती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचे होते हैं, उनका हाइट बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। और जब सूरज का प्रकाश उस ग्लेशियर पर पड़ता है तो बर्फ पिघलकर छोटी छोटी नदियों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे कि संतोपत नाम का एक ग्लेशियर है और बद्रीनाथ से 2 नदियां निकलती हैं, एक विष्णु गंगा और दूसरा धौली गंगा, जो एक स्थान पर आकर मिल जाती है जिसका नाम विष्णु प्रयाग है। दोनों नदियों के मिलने से इसका गहराई बढ़ जाता है और हम लोग जानते हैं कि जिन नदियों का गहराई बढ़ जाता है दूसरी नदियों के मुताबिक तो उसका नाम बदल दिया जाता है और इस नदी का नाम अलकनंदा रख दिया गया। अब आगे चलते हैं तो एक नदी और इससे जुड़ जाता है जिसका नाम नंदाकिनी है, और जहां पर ये नंदाकिनी नदी का मिलन होता है उसका नाम नंद प्रयाग है। और यही नदी जब और आगे बढ़ती है तो इससे एक और नदी जुड़ जाता है जिसका नाम पिंडार है, क्योंकि उत्तराखंड में ऊंचे ऊंचे घाटियां हैं जहां पर ग्लेशियर है और वहीं से बहुत सारे नदियों का निर्माण होता है। और जहां पर पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो उस जगह का नाम कर्ण प्रयाग है। और नदी कुछ और आगे चलती है तो उससे एक और नदी जुड़ जाती है जिसका नाम मंदाकिनी है। ऊपर से नंदाकिनी नदी आकर मिली और यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से निकलती है, और जहाँ पर मंदाकिनी नदी का मिलन अलकनंदा नदी से होता है तो उस स्थल का नाम रुद्रप्रयाग है। जब रुद्रप्रयाग से गंगा आगे बढ़ती है तो ये बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, इसलिए इस पूरे नदी का नाम जो कि विष्णु प्रयाग से निकलकर देव प्रयाग तक आई है, जो कि लाल रंग में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पूरी नदी का नाम अलकनंदा रख दिया गया है, क्योंकि इन ऊपर वाले नदियों के मिलने के पहले से ही अलकनंदा नदी का गहराई बहुत ज्यादा है। अब यहाँ कोने पर आप देखिए जहां से सबसे लंबी नदी जो कि ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है उसका शुरुआत गंगोत्री से होता है जो कि उत्तरकाशी जिला में है, और गंगोत्री के पास ही एक मुख्य जगह है जिसका नाम गोमुख है, और वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथ है, और ये भी बहुत बड़ी नदी है। उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से भागीरथ को ही गंगा मानते हैं, और ऊपर जो छोटी छोटी नदियां जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया उसे लोग सहायक नदियां समझते हैं। और गोमुख से जब भागीरथ आगे बढ़ता है तो उससे एक नदी आकर जुड़ जाता है जिसका नाम भिलांगना है, और भागीरथ नदी आगे चलकर मिलती है अलकनंदा नदी से, और जहां पर भागीरथी मिलता है उस स्थल का नाम देवप्रयाग है, और इन 2 नदियों का गहराई लगभग बराबर हो जाता है, और वहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है।
तो गंगा नदी इतने नदियों से मिलकर बनी है, ना कि गंगा डायरेक्ट कहीं से निकली है। इसका मतलब यह है कि गंगा नदी का निर्माण हुआ है बहुत सारे नदियों के संगम से। तो अब मैं बताऊंगा कि गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते और इसका जल खराब क्यों नहीं होता है। गंगा नदी पहाड़ी इलाके से निकलती है और हम लोग जानते ही हैं कि पहाड़ी एरिया में बहुत कम ही पॉपुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वहाँ गंगा नदी बहुत ही कम प्रदूषित होती है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये गंगा जल में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस यानी कीटाणुओं और विषाणुओं को अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर खा जाता है, और इसी कारण से गंगा नदी में खतरनाक और हानिकारक कीटाणु नहीं पाए जाते हैं, जो कि पानी को खराब कर सके या उसमें बदबू पहुंचा सके। और इस पानी को अगर हम बोतल में बंद कर देते हैं तो उसमें मौजूद बैक्टीरियोफेज बोतल के अंदर रह रहे बैक्टीरिया को और वायरस को मारकर खा जाता है और कुछ दिनों के बाद खुद ही मर जाता है। इसलिए जो हम घर में गंगा जल रखते हैं उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।